देखिए जैसा कि अपना अध्याय चल रहा है कौन सा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अध्याय तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इनमें जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर चुके हैं। पहला हम सीख चुके हैं जो ग्राफी विधि है उसको हल करना, उससे हल करना सीख चुके हैं समीकरणों को। इसके बाद ये सीख चुके हैं कि उसको प्रतिस्थापन द्वारा कैसे हल किया जाता है। इसके बाद सीख चुके हैं कि उसको विलोपन द्वारा कैसे हल किया जाता है। फिर इसके बाद हमने सीखा कि उनको रैखिक समीकरणों में बदल के कैसे हल किया जाता है, ये भी सीख लिया। अब यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे आगे, जो कि यहाँ पर थ्योरी वाले प्रश्न होंगे। और थ्योरी वाले प्रश्नों में जैसे कि आयु वाले प्रश्न आ जाए, संख्या वाले आ जाए, भिन्न संबंधी आ जाए, तो इनके बारे में समझते हैं। अगर कौन सा प्रश्न आ जाए तो हम क्या मानेंगे उसके लिए और किस प्रकार से उसको हल करेंगे। क्योंकि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं तो इसमें कम से कम दो तो ऐसी कंडीशन होंगी जिससे दो समीकरण बन जाएंगे। तो कोई भी प्रश्न हो तो कम से कम उसमें कितनी कंडीशन होंगी, दो कंडीशन होंगी कम से कम। ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन कितनी होंगी, दो होनी चाहिए कम से कम, तभी जाके दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर प्रश्नों को समझते हैं यहाँ कि कौन से प्रश्न आ जाए। पहला है आयु संबंधी प्रश्नों के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं आयु संबंधी प्रश्नों के लिए। आयु संबंधी प्रश्न होंगे तो आयु ऐसा तो है नहीं कि अकेली एक ही व्यक्ति की आयु के बारे में बताया जाए। कम से कम उसमें दो व्यक्ति होंगे, दो व्यक्तियों की तुलना कराई जाएगी। कुछ पहले वाली आयु बताई जाएगी, दूसरी वाली यानी कि कुछ समय बाद की आयु बताई जाएगी। पूछ लिया जाएगी कि वर्तमान आयु बता दो, ऐसा बताया जाता है, ऐसा पूछा भी जाता है उसमें। लेकिन कम से कम इसमें कितने व्यक्तियों के लिए कहा गया है, कम से कम दो व्यक्ति होंगे। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर दो व्यक्ति हैं, हम मान लेते हैं पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति क्या है, बी है। तो यहाँ पर इसके लिए मानना क्या पड़ेगा हमें, यदि दो व्यक्ति ए और बी हैं, ए और बी की जगह पर पिता पुत्र हो सकता है, माता पुत्री हो सकती हैं, किसी का नाम हो सकता है, कोई दोस्त हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर ये भी हमने ले लिया। तो इनमें वर्तमान आयु पूछी जाती है आयु वाले प्रश्नों में। तो यहाँ मानना क्या पड़ता है, यहाँ माना जाता है इसके लिए मानना होता है कि माना ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु और वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, x वर्ष। और इसके बाद बी है तो बी की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे, y वर्ष। बी की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज ऑफ बी इज इक्वल वाई ईयर्स, यानी कितना मान लिया जाता है, वाई वर्ष मान लिया जाता है। अब बात इसमें ये आती है कि कुछ समय पहले की आयु बताई जाएगी, उसमें कुछ समय बाद की आयु बताई जाएगी। क्योंकि जब वर्तमान में है अभी मान लीजिए कि कोई ए मार्कर है तो यहाँ पर इसकी स्थिति है, तो इससे पहले वाली भी कुछ स्थिति रही होगी, इसके बाद वाली भी कुछ स्थिति रही होगी। यहाँ पर जैसे दूरी नापी जाएगी तो कुछ स्थिति रही होगी इसकी पहले। तो ऐसे ही मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसकी अभी मान लीजिए 18 साल उम्र है, तो कुछ मान लीजिए कहते हैं कि 5 साल पहले उसकी कितनी रही होगी, तो 5 साल पहले उससे कम कर देंगे, अभी में से कितनी रही होगी, 13 वर्ष रही होगी। अगर कहा जाए कि अब से 5 वर्ष बाद कितनी रही होगी, तो 5 वर्ष बाद उसमें ऐड कर देंगे, अभी वर्तमान आयु में ऐड करेंगे। और वर्तमान आयु कितनी है, 18, और 18 में हम 5 ऐड करेंगे, कितने हो जाएंगे, 23 वर्ष। इतना हो जाएगा। अब जब ए है तो ये पता चल रहा है जब बाद वाली आयु है तो उसमें हम ऐड करते हैं, अगर पहले वाली आयु है तो उससे हम घटाते हैं। और ए हम किस में करते हैं, ये सब हम करते हैं वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज में। तो अगर यहाँ ऐसा पूछा जाए तो यहाँ पर कह दिया जाए एन वर्ष पहले। अब ऐसा तो है नहीं कि एन वर्ष पहले जो ए है वो एक्स ही वर्ष को रहे, जो कम जाए, ऐसा तो है नहीं। अगर एन वर्ष पहले की बात हो रही तो दोनों की आयु में से कम होगा, अगर बाद की बात हो रही तो दोनों की आयु में ऐड होगा। तो यहाँ पर एन वर्ष पहले ए की आयु कितनी हो जाएगी, ए की आयु हो जाएगी एक्स प्लस के एन वर्ष। कितनी हो जाए, एक्स प्लस के एन वर्ष। एन जुड़ जाए, एन की जगह दो भी आ पूर्व है, यहाँ पर माइनस होगा, पूर्व है इसमें तो माइनस होगा। अब यहाँ पर दोनों की कितनी घट गई,
n घट गई इसमें से। अब यहाँ पर n की जगह क्या आ सकता है, 1 वर्ष भी आ सकता, 2 वर्ष भी आ सकता, 3 वर्ष भी आ सकता, अरे महीना में भी आ सकता, दिन में भी आ सकता है। बनाने के लिए कुछ भी आ सकती है ना, बनाने के लिए प्रश्न बन जाएगा तो महीने में भी पूछा जा सकता है, दिन में भी पूछा जा सकता है, ऐसा बताया जा सकता है। तो b की आयु कितनी रही होगी n वर्ष पहले, y में से n घटा देंगे, y माइनस की n वर्ष, ये तो पहले वाली आ जाएंगी आयु। अब बात आती है कि n वर्ष बाद कितनी रही होगी, तो यहाँ पर n वर्ष बाद क्या है, मतलब ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a की जो आयु रहेगी, a की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में ऐड होगी, तो यहाँ पर x प्लस के n वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पर b की कितनी आयु रही होगी, और b की आयु रही होगी y प्लस के n वर्ष। इतना काम करना पड़ता है आयु वाले प्रश्नों में, इतना सा काम करना होता है बस। इनमें फिर ऐसा कहा जाता है कौन कितनी किसकी आयु का गुना है, कितने गुना है, कितने अधिक है, ऐसा बताया जाता है। तो वहाँ पर अगर कह रहे हैं कि n वर्ष पहले यानी 5 वर्ष पहले की आयु, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले a b की आयु का मान लो 3 गुना है, a b की आयु का कितना है 3 गुना, कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो 2 ही जन की आयु कौन वाली ली जाएगी, 5 वर्ष पहले वाली ली जाएगी। और जिसकी पहले कह रहे हैं उसकी पहले रखिए, जिसकी बाद में कह रहे हैं बराबर लगा के वो दूसरी तरफ रख दीजिए। जैसे मान लो कि यहाँ हमने कह दिया जो a की आयु है b की आयु की कितने गुनी है, 3 गुनी है। तो यहाँ पर a की जो आयु है कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले कितनी रही हुई इनकी आयु, x माइनस 5, इनकी कितनी, अब बराबर एक बीच में लगा देंगे। अब उनने कहा 3 गुनी है किसकी, a की है, और की से तुलना हो रही है b की। ऐसा सेंटेंस लिखा होगा कि a की आयु b की आयु की 3 गुनी है, a की आयु b की आयु की 3 गुनी। तो किसकी आयु की है, किसकी आयु की है, b की आयु की। तो गुणा किस में होगा, b में होगा, ना कि a में। किस में हो जाएगा, b की आयु। तो इस प्रकार सॉल्व करके समीकरण बना लेते हैं। ये ध्यान रखना है जिसके साथ में का की, अब का की मतलब चाची नहीं समझ लीजिए, का की मतलब ये संबंध वाले शब्द लगे हों, हिंदी में पढ़े हुए का की के, ये जो शब्द हिंदी में विभक्ति चिन्ह होते हैं, अगर ये लगे हों, जिसके साथ में लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता ही। का होता ही गुणा, क्योंकि मैथ में हमने पढ़ा है बोर्ड मास में जब का आता है तो का के हटा के गुणा लगा देते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर जितने गुना गुनी लिखा जाए तो यहाँ पर गुणा लगा के गुना गुनी कर देंगे उसका, ऐसा प्रश्न कहा जाएगा। तो क्लियर है इतना, तो ऐसे प्रकार मान सकते हो, इतना कर सकते हो। इसके बाद बात आती है कि संख्या संबंधी प्रश्न आ जाए। संख्या संबंधी प्रश्नों के लिए ये पहला टाइप हो गया था, मान लो पहला है। दूसरा हो गया इसमें संख्या संबंधी प्रश्नों के लिए, संख्या संबंधी प्रश्नों के लिए संख्या संबंधी प्रश्न। अब इनमें केस 2 होते हैं। एक तो ये होता है कि अलग अलग संख्या होंगी 2, उनमें तुलना कराई जाएगी, या फिर अंकन वाली संख्या हुई है, 2 अंक की भी हो सकत, आगे चल के फिर पढ़ोगे 3 अंक की भी हो सकत। तरीका बता देंगे तो वो भी समझ जाओगे कि 3 अंक के लिए कैसा आएगा। तो पहले केस पहला होता है कि जब 2 संख्याएं अलग अलग होगा, जब 2 संख्याएं अलग अलग हों, ठीक, ये दिया जाए अलग अलग। तो यहाँ पर क्या मानते हैं, इनमें 2 संख्या में एक तो पहली संख्या हुई, एक दूसरी संख्या, या ऐसा भी होगा एक छोटी संख्या हुई, एक बड़ी संख्या। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसके लिए मानना पड़ता है, मैं माना पहली संख्या, या उसी को बोला जाता है बड़ी संख्या। क्या बोलते हैं, बड़ी संख्या या पहली संख्या। क्या x मान लेते हैं। छोटी संख्या या उसी को बोला जाता है दूसरी संख्या, तो उसको क्या मान लेते हैं, उसको y मान लेते हैं। और a मानने के बाद फिर वे कहेंगे कि कितने से कौन कितने से ज़्यादा अधिक है, कितना जोड़ दें कितना घटा दें, ये सब वो कहा जाएगा उसमें। लेकिन हमें शुरुआत कहाँ से करनी होती है, यहाँ से करनी होती है। ये सब जो बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर प्रश्न इस प्रकार के आते हैं तो शुरुआत कहाँ से करेंगे। शुरुआत इस प्रकार से मानना पड़ता है उसमें, और मान के ही शुरुआत इस प्रकार से करेंगे। फिर जो कहा जा रहा है केस पहला यानी कंडीशन पहली, या ऐसा लिख सकते हो पहली सहज से या प्रथम सहज से, वो करा जाएगा जो कहेंगे।
इसके बाद इसमें केस सेकंड क्या बनेगा कि दो अंकों की संख्या हो। जब केस सेकंड क्या होता है, जब दो अंकों की एक संख्या हो, दो अंकों की एक संख्या हो। अब दो अंक हैं, कोई सी भी संख्या उठा के देखो, मान लो 2 अंक वाली उठा ली हमने, तो इसमें देखो एक इकाई अंक होता है, एक दहाई, इकाई का होता और दहाई, इकाई का होता और दहाई। और जब इकाई दहाई का है तो हमें इकाई को अंक मानने पड़े और दहाई को ही मानने पड़े, तभी तो हम संख्या बना पाएंगे। मूल संख्या है का 2 अंक की। तो यहाँ पर इसके लिए मानना पड़ता है हमें, माना इकाई अंक क्या है, इकाई अंक मान लेते हैं x और दहाई अंक क्या मान लेते हैं, दहाई अंक मान लेते हैं y। इतना मानने के बाद संख्या क्या आएगी, संख्या क्या आएगी देखिएगा ज़रा, तब यहाँ पर संख्या क्या बनेगी, संख्या बराबर, रटना कुछ नहीं है, ये जानते हो। जैसे कि मान लो हमने 56 लिया था, इसको इकाई है तो इकाई में अगर हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो इसके 1 से गुणा कराने आते, और दहाई में हम निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है, 10 से गुणा करना पड़ता है। अगर हम इनको जोड़ देंगे तो वापस संख्या में वही मिल जाती है, मिल जाती क्या नहीं। यानी कि इकाई वाले अंक में 1 से गुणा कराएंगे और दहाई वाले में 10 से कराएंगे और उनको जोड़ देंगे तो संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर इकाई वाला अंक कौन सा है, x, तो x में 1 से गुणा कराएंगे प्लस जोड़ना पड़ेगा, दहाई में कितने से, 10 से गुणा कराएंगे और इनको बनाएंगे तो x प्लस के 10y, ये बदल जाएगा, ये संख्या बन जाएगी। क्लियर इतना प्लेस वैल्यू से। अगर मान लो 3 अंकी होती तो उसमें इकाई दहाई सैकड़ा का अंक होता है, तो यहाँ पर 3 मानने पड़ते ना हमें, इकाई को मानना तो, दहाई को मानना तो, सैकड़ा को मानना तो। अगर ऐसे मानते तो फिर उनकी प्लेस वैल्यू सैकड़ा वाले स्थान पे क्या होती है, 100 से गुणा कराते हैं। तो जो भी हम सैकड़ा वाला स्थान मानते या सैकड़ा वाला अंक मानते तो उसमें हम 100 से गुणा करा देते और बाकी सबको हम क्या कर देते, जोड़ देते, तो वो संख्या निकल के आ जाती। लेकिन हालांकि इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि 3 अंक की संख्या, पूछा जाएगा 2 अंक की संख्या तक। अब यहाँ पर बात ये आती है कि उसमें ऐसा भी लिखा होता है कि अगर अंकों को उलट दो या पलट दो या परस्पर बदल दो, तो ऐसा आ जाता है तो वो संख्या क्या बन जाती है। कहने को मतलब जो है वो कि यानी इकाई के अंक पे दहाई को कर दो, दहाई के अंक पे इकाई को कर दो तो संख्या का बन जाए है। तो यहाँ पर अंक पलटने पर प्राप्त नई संख्या क्या होगी, प्राप्त नई संख्या। ध्यान दीजिए, अब जो इकाई दहाई जी बदल गया, जो इकाई पे पहुँचेगा और जो दहाई पे पहुँचेगा, तो जो दहाई वाले हुई है तो इनकी जो गुणांक बदल दें, जो 10 लगो की संग है y की, अगर संख्या बदल दे, अंक पलट देते हैं तो 10 की संग लग जाए, x की संग है तो क्या हो जाएगा 10x प्लस के y, ये बन जाता है। कहियो कैसे बन गया है, ऐसे बन गया। देखिए जैसे हमने कहा कि इनके अंक पलट दे, तो इकाई अंक पे कौन हो गया y और दहाई पे कौन हो गया x। अगर ई को हम निकालें प्लेस वैल्यू तो कितना है, y गुणा 1 मतलब y। अगर इसकी प्लेस वैल्यू निकालें तो x गुणा 10 मतलब 10y। अगर इनको जोड़ें हम 10x, अगर इनको जोड़ेंगे तो यही बनेगा। तो ये संख्या निकल के आ जाती है जब अंक पलट दिए जाते हैं। क्लियर है इतना? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो अभी बताइएगा, क्योंकि पूरा बेसिक से सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। क्लियर है इतना? उतारिए तो फिर। देखिए इसके बाद है तीसरा पार्ट है भिन्न संबंधी प्रश्न। किन के लिए देखेंगे? भिन्न संबंधी प्रश्नों के लिए ध्यान रखिए कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाना है पेपर में। भिन्न संबंधी प्रश्नों से एक पेपर में प्रश्न आएगा और एक आयु संबंधी उससे आएगा, अथवा में आएंगे। अब जो करना चाहो वो कर सकते हो। हाँ मतलब दोनों तो आए, सो उनमें ऐसा आए कि एक कौन करने आए तुम्हें, ठीक। अथवा में यहाँ एक भिन्न वाला आएगा, एक आयु वाला आएगा। सो यहाँ पर समझते हैं भिन्न वालों के लिए। और भिन्न में क्या होता है, भिन्न बराबर ये जानते हो, पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं छोटी कक्षाओं से कि भिन्न बराबर अंश बटे हर, अंश बटे हर, ऐसे ही पढ़ते आ रहे हो ना। या उसको न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर बोलते हैं, फ्रैक्शन इज इक्वल। तो यहाँ पर अंश भी होता है और हर भी होता है। तो यहाँ पर हमें अंश मानना पड़ेगा और
हर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके लिए मानेंगे माना अंश बराबर है x और हर बराबर y। अब यहाँ पर तो भिन्न बराबर क्या बन जाएगा, बिल्कुल भिन्न बराबर बनेगा x बटे y, यानी अंश बटे हर होता है भिन्न बराबर, तो ये बन जाए। अब इनमें प्रश्न कैसे पूछे जाएँ, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि यदि जो भिन्न है अगर उसके कह दें कि अंश में 1 जोड़ दें तो भिन्न कुछ बन जाती है, ऐसा कहा जाएगा। तो केवल अंश भिन्न जो पूरी उतारने पड़े तुम्हें पूरी उतारोगे, फिर उसमें किस में कहा जाए, अंश में कह रहे तो ऊपर वाले में जोड़ा जाएगा। अगर हर में केवल हर में कहें तो हर मतलब नीचे वाले में, अगर द्विंजन में कहें तो ऊपर भी जोड़ो जाए नीचे भी जोड़ो जाए, और घटा भी कहें तो घटाओ भी जाए। और कहेंगे कितनी भिन्न बन गई तो बराबर में वो भिन्न को लिखो जाए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एक इक्वेशन बनाओ जाए। ऐसी 2 शर्तें नहीं हैं, और 2 शर्तों से 2 समीकरण आ जाए, और जब 2 समीकरण आ जाए तो समीकरण करना हमारे बाएं हाथ का खेल होता है, क्योंकि 2 तरीके, अरे दाहिने हाथ से तो करोगे लेकिन मतलब ये सीख चुके हो तुम कि विलोपन विधि से कर सकते हो और प्रतिस्थापन से किसी एक से कर लोगे, और जब x y की वैल्यू आ जाए फिर इसमें रख दोगे तो भिन्न भी आ जाएगी। अब इसके बाद प्रश्न आते हैं किससे संबंधित, अब प्रश्न आते हैं समय दूरी चाल से संबंधित, समय दूरी चाल से संबंधित। तो यहाँ पर लिखेंगे चाल समय दूरी संबंधी प्रश्न ये दिया जाएगा। इनमें 3 है, मान लीजिए 3 रहेगा, समय है, दूरी है, चाल है। अब तीनों नहीं मानने आए, इनमें संबंध पहले सूत्र क्या होता है ये देख लो पहले। जो दूरी होते ही दूरी बराबर हो चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, ये किसके बराबर, दूरी के बराबर। अगर दूरी निकालने हो जिस स्पीड से जा रहे हो और जितना समय लगो हो उस स्पीड और समय का गुणा करा दीजिए तो दूरी निकल के आ जाए। ऐसा ही होता है। अगर इसी से बनाने हो, मान लो चाल बराबर निकाल लें तो चाल को इधर छोड़ दो, जो गुणा में है बटे में ले जाओ, चाल बराबर का हो तो दूरी बटे समय। इसके बाद समय निकाल लें तो समय इधर ही छोड़ दो, चाल को इधर ले जाओ, समय बराबर का हो तो दूरी बटे चाल, ये बन जाता है। इनमें 2 ऐसे स्थान दिए जाएंगे प्रश्न में कि उनके बीच की दूरी दी जाए और दूरी रहेगी फिक्स, दूरी क्या हो जाएगी, फिक्स। अब ऐसा कहा जाएगा कि यदि चाल को कुछ बढ़ा देते तो समय हमें कम लगता, क्योंकि चाल ज़्यादा होगी तो जल्दी पहुंच जाएंगे, समय कम लगेगा, ऐसा कह दिया जाएगा। लेकिन दूरी तो वही रहेगी। जैसे मान लो हमें यहाँ उल्दन से बगरा जाना है, अगर हम अपनी स्पीड से जा रहे थे और अपनी स्पीड से जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें मान लो 20 मिनट लग गए यहाँ से जाने में। अब प्रश्न कैसा बनेगा, ऐसा प्रश्न बनेगा कि यदि हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और तेज़ जा रहे होते या 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अधिक कर देते तो मान लो कि हमें कितना समय कम लगता, कह देते कि 5 मिनट समय कम लगता। मतलब दूरी बढ़ाते हैं तो समय क्या होता है, कम लगता है। अगर चाल बढ़ाते हैं, दूरी नहीं, दूरी तो फिक्स रहना है। अगर हम चाल बढ़ाते हैं तो समय कम लगता है, अगर हम चाल को कम करते हैं मतलब हम दौड़त जाएं गाड़ी तो समय ज़्यादा लगे ना। मोटरसाइकिल की जगह हम दौड़त जाएं तो स्पीड कम रहेगी ना, और जब स्पीड रहेगी कम तो क्या हुई है, समय ज़्यादा लगे। अब कहियो कि मोटरसाइकिल तो लें हम धड़का चले जाएं ऐसे तो क्या लगेगा, और ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि स्पीड कम जाती है। और जब स्पीड कम जाएगी तो समय क्या होता है, ज़्यादा लगता है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो चाल है वो समय के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। समय की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो चाल होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, समय की। इस समय की व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, अर्थात अगर यहाँ पर जो चाल है, अर्थात यदि हम जो चाल ले लें, चाल यदि हम ज़्यादा ले रहे हैं, क्या है ज़्यादा, तो समय कितना, तो समय कैसा लगेगा, समय कम लगेगा।
अगर हम चाल क्या ले रहे हैं, चाल अगर हम कम ले रहे हैं तो समय क्या लगेगा, तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ये मतलब हो कैसे गई हो, हमने व्युत्क्रमानुपाती कह दिया। अगर हम यहाँ बड़ी संख्या से भाग लगाएं, मतलब समय बहुत ज़्यादा लगाएं, तो चाल को मान कम आए कि नहीं है। और अगर हम समय बहुत ही कम लगावें तो चाल बहुत ज़्यादा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो ये रहेगा, इसमें ये सूत्र रहेंगे। तो इनमें मानने क्या पड़ता है, हमें इनमें मानना होता है, इसके लिए हमें मानना क्या होता है, माना चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद समय बराबर मान लेते हैं क्या, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुणे समय मतलब x गुणे y, x गुणे y किलोमीटर, ये दूरी आ जाती है। अब बात ये आ जाती है, कभी कभार जो दूरी होती है, कभी कभार चाल होती है जो मीटर प्रति सेकंड में भी होती है, कभी कभार किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। अब ये काला फड़ा है ना, ऐसा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि किलोमीटर, अगर हमें आवश्यकता पड़े तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में ही बदलना पड़ेगा। तो इनमें सूत्र होते हैं अपने पास, नियम होते हैं इनके लिए। क्या नियम होते हैं देखिए, तो इनमें पहला नियम होता है अपने पास, नोट में लिख सकते हो, पहला नोट कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा कराते हैं, 5/18 से गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा कराते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब बात ये आती है, ये प्रश्न भी बनता है कि 5/18 कहाँ से आ जाते, 5/18 आ कहाँ से जात। हमने रट तो लिया है कि नहीं 5/18 से होना है, मान लो भूल गए फिर तो वो ज़रूरी है ना जानकारी कैसे आ जात, देखिएगा। तो यहाँ जैसे ही लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति मतलब बटा हो क्या, यहाँ देखो किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऊपर क्या है 1 किलोमीटर, यहाँ क्या है घंटा। बदलने का है में हमें मीटर प्रति सेकंड में। तो ध्यान दीजिए, किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होत के नहीं होते, तो 1000 लिख दो बटे में। 1 घंटा में सेकंड में बदलना है, तो 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते और 1 मिनट में 60 सेकंड होते। तो 60 मिनट में कितने हो जाएंगे सेकंड, 60 को 60 गुणा कर दो 3600 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3600। 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दो, 5 और 2 से काटो, 2 5 10 और 18 कितना आ गया, यानी 5/18 से गुणा कर देंगे, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। अब तुम्हें ये इतना याद रखना है कि 5 और 18 तो याद रख सका इतना हो, लेकिन क्या अब कभी कभी ये हो जाएगा कि हम ऊपर क्या लें नीचे क्या लें, ये समस्या है। उल्टे ना लिख दें हम, क्या 18/5 लिख दें, तो इसका भी समाधान है। जब समस्या है तो उसका भी समाधान। क्या समाधान है, यहाँ देखो 1 किलोमीटर क्या होता है, किलोमीटर एक बड़ी राशि होती है, मीटर क्या होती है छोटी राशि। जब बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलना होता है तो ऊपर छोटी संख्या है ऊपर 5 छोटी। अगर हमें बड़ी संख्या से कहाँ बदलने, छोटी संख्या में, तो ऊपर क्या आएगी छोटी संख्या। और अगर हमें छोटी से बड़ी में बदलने हैं तो ऊपर बड़ी से, एक हम पलट देंगे। तो दूसरा नोट क्या बनेगा, दूसरा नोट क्या बन जाएगा, दूसरा नोट कि मीटर प्रति सेकंड को या ऐसा लिख लो, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए अब यहाँ छोटी राशि से बड़ी राशि में प्रवेश कर रहे हैं,
तो ए को पलट दो, उल्टो कर दो, तो किससे गुणा कराएंगे? 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, कोई डाउट इतने में नहीं है ना? समझ जाओगे ना कैसे आया, बताया गया था उसको कैसे आया ये 5/18 कैसे आया। याद भी रख सकते हो कि बड़ी राशि छोटे में बदलोगे तो ऊपर छोटी संख्या आएगी। जी में बदलने हैं, अब तो छोटे से बड़े में बदलने हैं तो ऊपर कौन सी है? बड़ी संख्या। अब 18 और 5 में बड़ी संख्या तो जान ही दो तुम, और छोटी भी जान लो। तो इस प्रकार से कर सकते हो। अब कभी कभी हमें ये ज़रूरत पड़ेगी उसमें कि यहाँ पर ऐसा लिखा होगा कि 10 मिनट कम लग रहा है, और उसमें चाल दी जाती है किलोमीटर प्रति घंटा में, और वहाँ पर मान लो कि उसमें समय आ गया कि 10 मिनट कम लग रहा हो, तो जल्दी में क्या कर दे, तो समय वो 10 मिनट है ना, वो तुम उसी को ज्यों कहते हो, या तो कम लग रहा है तो घटा देते हो, और ज़्यादा लग रहा है तो जोड़ देते हो, तो ये गलती कर देते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें उस समय को यानी मिनट को घंटे में बदलना होगा। क्यों बदलना होगा? क्योंकि यहाँ पर जो समय है वो घंटे में है, चाल में। अगर दूरी है किलोमीटर में तो समय हुए चजित काय में? घंटे में। तो इसमें संबंध क्या होता है देखिए, यहाँ अगला नोट देख लो फिर संबंध देखते हैं। तीसरा नोट क्या होता है कि मिनट को घंटे में बदलने के लिए, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग लगाते हैं, क्लियर है इतना? अगर हमें मिनट से घंटे में बदलने हैं, 60 को भाग लगा दो तो घंटे में आ जाए। जैसे 10 मिनट है और 10 मिनट को हमें बदलने का है में घंटा में, तो 60 से भाग लगा दो तो 1/6 घंटा बने। ठीक है इतना? अब यहाँ ये याद रखने योग्य बात होती कौन सी कि यहाँ पर मान लो एक जगह हम रख लेते हैं, चाल रख ले रहे, एक जगह हम समय रख ले रहे, एक जगह दूरी। अगर पहली कंडीशन में यदि मान लीजिए चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, kmph किलोमीटर पर आवर, अगर ये है तो समय काय में हुई है? घंटा में। अगर ये माना है तो समय काय में आएगा? घंटा में। तो यहाँ पर लिखेंगे समय आएगा घंटे में, और दूरी काय में आएगी? दूरी आएगी किलोमीटर में। अगर दूसरी कंडीशन में अगर चाल मीटर पर सेकंड में है, अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो समय काय में आएगा? सेकंड में आएगा। और यहाँ पर यदि दूरी काय में आएगी? इसमें बिल्कुल मीटर में आएगी। अगर ऐसा है, इस कॉम्बिनेशन में है, तभी जाके सॉल्व होंगे प्रश्न। ऐसा नहीं है कि मान लो कि तुम्हारे पास चाल तो ये है, तुम समय लिए फिर रहो सेकंड में, तो गड़बड़ हो जाए, है ना? और ये गड़बड़ हो जाएगी तो फिर प्रश्न भी गड़बड़ हो जाए। ठीक, क्लियर है इतना? उतारिए तो। देखिए, जो चाल समय दूरी है, अगर इसी में आ जाए रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न, रेलगाड़ी मतलब जैसे कि जो ट्रेन होती हैं, कभी कभी ये देखा भी होगा कि बगल में पटरी डली होती हैं, एक से ज़्यादा होती पटरी डली होती बगल से, तो एक ट्रेन निकल गई ऐसी, एक दूसरे उस तरफ से आ रही है, तो आमने सामने वाली होंगी ना विपरीत दिशा में। कभी कभी ये देखा होगा कि संगे भी जाती हैं। तो इन वाले प्रश्नों में क्या करना होता है, यानी कि जब एक ही दिशा में जावे या विपरीत दिशा में जाएंगे, तो यहाँ पर रेलगाड़ी संबंधी प्रश्नों में देखेंगे। इसमें 2 रेलगाड़ी हुई हैं, एक तो पहली होगी, एक दूसरी भी हुई है। तो यहाँ पर मानना क्या पड़ता है, माना जो पहली रेलगाड़ी है उसकी चाल क्या मानते हैं, माना पहली रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। एक कब लगेगा? जब 2 रेलगाड़ी हो गए। और दूसरी
दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर मानना होता है y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मान लीजिए रेलगाड़ी एक ही दिशा में गतिमान है, कैसे हैं, एक ही दिशा में, जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में गतिमान हो तब सापेक्ष चाल देखना, जब एक ही संज्ञा जा रही हुए, सापेक्ष का मतलब उनका बीच का तुलना कराएं, अंतर निकालना। जैसे उनकी तुलना कराना हो सापेक्ष, जैसे एक ही दिशा में जा रही हो, अब कौन सी रेलगाड़ी आगे निकल जाएगी जिसकी चाल ज़्यादा हुई है, तो वही सापेक्ष चाल कहलाएगा। उनको अंतर कितनी ज़्यादा आती, ये वाली सापेक्ष चाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अगर मान लीजिए कि इनको अंतर हो जाए किसका, x माइनस, ये अंतर का चिन्ह है, मतलब इसका ये मतलब है अगर y बढ़ हुई है तो y में से x घटा दें, अगर x बढ़ हुई है तो x में से y घटा दें। मतलब पहली वाली चाल ज़्यादा हुई है तो पहले में से दूसरी घटा दें, अगर दूसरी हुई है तो ये वो घटा दें, ठीक है। और जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में गतिमान हो, विपरीत दिशा में गतिमान हो तो सापेक्ष चाल क्या होती है, सापेक्ष चाल कैसे याद करो, ये दो रेलगाड़ी आनी, अब सामने नहीं कि टकरा जाए, सामने नहीं, ऐसी आ रही हैं ऐसी निकलेंगी। अब देखियो जा भी अपनी चाल से भाग रही, जा भी, अब जब जैसे दोनों रेलगाड़ी चल रही हों तो ऐसे लगे कि बहुत ज़्यादा चाल से चल रही हुई, दोनों की चाल देखेंगे तो इन्हें बहुत ही कम समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। तो मतलब क्या होंगे, ये मिलेंगी, और जब मिलेंगी मतलब जुड़ेंगी, चाल जुड़ जाए ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax प्लस के y किलोमीटर प्रति घंटा। इतना उतारिए, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे ना।